के साथ जोगिंदर शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट लिया ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट या फिर ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेटर इज नोन फॉर एक्सेप्शनल बॉलिंग इन T20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल। 2007 में जिन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग की थी उनके लिए इनको याद किया जाता है और इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैच रहा था। हरियाणा क्रिकेटर रिप्रेजेंटेड इंडियन 4 ODI, 4 ODI इन्होंने भारत के लिए खेले हैं और 4 T20 इन्होंने अपने कैरियर में खेले। ओके क्लियर भाइयों, डन। आई थिंक हरियाणा में DSP है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। वैसे तो काफी न्यूज में चल रहा है SBI एंड LIC, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अडानी में और अडानी के शेयर्स जिस तरीके से बेटा ड्रॉप हो रहे हैं, ओके, तो ऐसे में इनका नाम भी हमें लोगों को लेके चलना पड़ेगा। और वैसे यार हम लोग बात करें तो SBI से रिलेटेड एक न्यूज इंपॉर्टेंट बनती है। अब SBI ने जो ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, मतलब क्वार्टरली मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे कि क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, या फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से तीन महीने का बेटा क्वार्टर हो गया। और 14,000 करोड़ का लगभग इसने प्रॉफिट किया है और इसका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है। इससे ज्यादा प्रॉफिट अभी तक इसने किसी भी क्वार्टर में दर्ज नहीं किया है। तो SBI ने 14,205 करोड़ रुपए पर अब तक का सबसे अधिक तिमाही शुद्ध लाभ दर्ज किया। इसको जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। SBI हाईएस्ट एवर क्वार्टरली स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 14,205 करोड़ रुपए इन थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। अभी थर्ड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून पहला हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर रहा है, इस क्वार्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कितना प्रॉफिट दर्ज किया गया है? 14,205 करोड़ रुपए का, 14,205 करोड़ रुपए। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक का जो नेट प्रॉफिट है, इसमें कितने प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिली है? पिछले साल इसी क्वार्टर में जो प्रॉफिट रहा था वो था 8,432 करोड़ रुपए का। मतलब भाई ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 21-22 फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 21-22 के थर्ड क्वार्टर का 22-23 के थर्ड क्वार्टर से कितना प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन ईयर? तो बेटा ये 68% वृद्धि देखने को मिली है। क्लियर है? आगे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें भी 24% की वृद्धि देखने को मिली और 30,000 करोड़ के कंपैरिजन में ये 38,000 करोड़ लगभग रहा था। ठीक है, तो ये पिछले साल की बात कर रहा है इसी पीरियड में, तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम 24% देखने को मिली है ज्यादा। क्लियर मेरे भाई, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ITBP विन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। भैया तीसरी दफा, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम, लगातार तीसरी दफा ITBPS ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। अभी कहां पर हुई थी, किसको हराया है, सारी चीजें देखते हैं। तो ये सेंट्रल आइस हॉकी टीम है ITBP की, सेंट्रल आइस हॉकी टीम है ITBP की। इसने 12th एडिशन, देखो एडिशन भी याद रखना है हमें, 12th एडिशन जीता है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। जैसे होता है ना ICC T20 वर्ल्ड कप, उसी तरीके से आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप रही थी पुरुषों के लिए, जो कि लद्दाख के लेह में ऑर्गेनाइज की गई थी, ऑर्गेनाइज्ड इन लेह लद्दाख। ओके, इसका 12th एडिशन ITBP के द्वारा जीता गया है। और ITBP ने किसको हराया था? लद्दाख स्काउट को हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था, लद्दाख स्काउट को। क्लियर भाइयों, लद्दाख स्काउट को हराकर ये अपने नाम किया था। डन, आगे बढ़ते हैं। अदिति अशोक जो कि गोल्फर है और इन्होंने LET जीत लिया है। ओके, LET मतलब होता है लेडीज यूरोपियन टूर विद 9 शॉट विन एट मैजिकल केन्या लेडीज ओपन। तो ये जो अदिति अशोक है जो कि गोल्फर है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आया था कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फर है। ओके, अदिति अशोक ने मैजिकल केन्या लेडीज ओपन में 9 शॉट की जीत के साथ लेडीज यूरोपियन टूर जीत लिया और इट वाज 4th विन ऑन द लेडीज यूरोपियन टूर, और इनका ये चौथा लेडीज यूरोपियन टूर रहा था। ओके, ये नंबर पूछे जा सकते हैं, इनका ये कौन सा रहा है लेडीज यूरोपियन टूर, तो ये चौथे नंबर का रहा था। डन है मेरे भाई। नेक्स्ट एक और न्यूज आ रही है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक न्यूज पढ़ा चुका हूँ। ओके, एक और भारत को मेडल मिला है जागरेब ओपन रैंकिंग सीरीज, यानी जो रेसलिंग से संबंधित है, इस इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जागरेब ओपन रैंकिंग सीरीज। इसमें एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आशु, आपको नाम याद रखना है आशु, इन्होंने 67 kg कैटेगरी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आशु ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है 67 kg कैटेगरी में। आशु रेसलिंग से संबंधित है। ओके, और
ये जो मेडल आया था ये जागरेग ओपन रैंकिंग सीरीज में आया था, क्लियर है। इन्होंने ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारत के लिए मेडल जीता है। इन्होंने सेकंड ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन टैली में 2 मेडल हो चुके हैं। इन्होंने लिथुआनिया के एडोमस को हराया था, तो लिथुआनिया के एडोमस को हराकर भारत के लिए दूसरा मेडल जीतने वाले आशु हैं। कैटेगरी याद रखना 67 kg ग्रीको रोमन कैटेगरी, ओके। इससे पहले मैंने आप लोगों को शायद 2 दिन पहले ये पढ़ाया था कि फ्री स्टाइल रेसलर अमन शहरावत है, इन्होंने भारत के लिए मेंस 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्लियर है भाइयों, अमन शहरावत, ये नाम भी याद रखना। हो सकता है इस तरीके से ना क्वेश्चन पूछे न्यूज से, वो पूछे अमन शहरावत किस खेल से संबंधित है या फिर आशु किस खेल से संबंधित है, रेसलिंग, ओके। नेक्स्ट यार, ये एक अवार्ड है, इनका नाम है ऑथर पैगी मोहन, ओके। पैगी मोहन, इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो पैगी मोहन, डॉक्टर पैगी, ये लेखक पैगी मोहन है, इनको मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ओके। अब मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार, पैगी मोहन नाम याद रखना, इसके अलावा इनकी बुक याद रखना, वंडरर्स किंग्स मर्चेंट, ओके। वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट किताब का नाम है। अवार्ड मनी जो रही थी वो 2 लाख रुपए रही थी, कैश प्राइज, ठीक है भाइयों, डन। देखो 3 यार बच्चे देख रहे हो, लाइक चल रहे हैं 1400-1500, नाइंसाफी मेरे भाई, ठीक है। ये बार लाइक वाइक किया करो यार फटाफट से, ठीक है। लाइक और लाइव का रेशियो बराबर कर दिया करो। जाता क्या है, एक यूं ही तो करना है, बस हो जाएगा। फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20, अब देखो यार, ये मैंने बोला ना G20 रिलेटेड जितनी भी मीटिंग होंगी अब वो सारी इंपॉर्टेंट बनेंगी। ये गले की वो हड्डी बन जाएगा बेटा, ना उगला जाएगा ना लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा G20 रिलेटेड डेटा हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, अगर थोड़ा सा काम कर सकते हो, मुझे पता है इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ महानुभाव होंगे नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि PDF पे ही टोटल डिपेंडेंट रहते हैं। छोटा सा काम कर लो, G20 रिलेटेड जितने इवेंट है उनको नोट करना शुरू कर दो। मुझे पता बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नोट कर रहे होंगे, प्रॉपर एक एक चीज उन्होंने नोट की होगी। भाई आपके लिए फायदे का रहेगा। ये ऐसी मीटिंग आएंगी, आपको कंफ्यूजन होगा, फिर कहोगे यार ये कहाँ हुई थी, ये कहाँ हुई थी। तो जितना टाइम सर्च करने में बाद में निकालोगे, इधर उधर देखने में निकालोगे, इधर उधर की PDF पढ़ने में निकालोगे, खुद के नोट से संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखो, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी असम में आयोजित की जाएगी। कहाँ पर? असम के गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप, क्लियर। नेक्स्ट, यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग विल बी हेल्ड इन IIT गुवाहाटी कैंपस, IIT गुवाहाटी कैंपस में रहेगी। ये न्यूज आई है मजेदार, ओके। मजेदार न्यूज आने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, फिर न्यूज पे चलेंगे। SCO की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर इसका चाइना के बीजिंग में है, इसका मुख्यालय है। इसके साथ साथ जो RATS एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको कहाँ पर स्थित है, उसका मुख्यालय वो उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। तो 2 चीजें याद रखनी, एक तो RATS एग्जीक्यूटिव कमेटी और दूसरा SCO का सेक्रेटरीट, ओके। सेक्रेटरी जनरल का नाम है झैंग मिंग, जो कि चाइना से आते हैं। टोटल मेंबर कुल मिलाकर 9 हो चुके, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान इसमें 9वां मेंबर है, ओके। 9 जून 2017 को एक समिट रहा था कजाकिस्तान के अस्ताना में, ओके। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान अस्ताना, हाँ भी पहले नूर सुल्तान नाम था, अस्ताना हो गया। तो 9 जून 2017 को इंडिया और जो पाकिस्तान है वो ऑफिशियली SCO के मेंबर बने थे। पूछ सकता भारत SCO का मेंबर कब बना था, तो ये भारत बना था SCO का मेंबर 2017 में पाकिस्तान के साथ। अब जरा समझते हैं, SCO क्लियर हो गया, एक संगठन, इसमें इतने लोग सदस्य हैं। अब SCO से संबंधित एक मीटिंग है और मीटिंग में बात हो रही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की, ओके, कैग की। तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है कैग, ये एक 6th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SAI लीडर की मीटिंग है, इसको लखनऊ में होस्ट करेंगे। तो आज 6 तारीख आज से शुरू होने वाली है। भारत के नियंत्रण और ये महालेखा परीक्षक CAG लखनऊ में 6वीं संघाई सहयोग संगठन SAI नेताओं की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। अभी SAI क्या है, तो SAI है SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो SCO के जो भी मतलब भारत की बात हो गई, भारत के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बात करें क्या हो गए, इस तरीके से हर एक देश के जो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उनकी मीटिंग है ये। तो SCO सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मेंबर कंट्री डेलीगेशन पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। SCO के जो मेंबर्स हैं, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन मेंबर है, वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू साहब है, इसको लीड करेंगे, ओके। इसका थीम है इंटीग्रेटिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट, यानी कि ऑडिट में उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण करना।
ये इसका विषय है। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल है, इसको इनॉग्रेट करेंगी। तो एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल इसमें आयोजन में भाग ले रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। थीम है ऑडिट में उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू इसका नेतृत्व करेंगे। क्लियर है भाइयों? डन। नेक्स्ट यार, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक हिस्टोरिक इस्लाम नगर है भोपाल में, उसका नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्या नाम कर दिया बेटा इसका? नाम जगदीशपुर। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो राज्य की राजधानी भोपाल में ऐतिहासिक इस्लाम नगर है उसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। ये भी लिख सकते हो, ठीक है, नेम से संबंधित, नेम चेंज से संबंधित जितने भी करंट अफेयर है, क्योंकि होता क्या है इसमें भी ज्यादा कंटेंट नहीं होता, कुछ एक ही चेंज होते हैं, बट इंपॉर्टेंट इतना होता है ना, वो 8-10 न्यूज में से एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो रेलवे स्टेशन चेंज हो रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो रहा है, किसी हाईवे का नाम, किसी एक्सप्रेसवे का नाम चेंज हो रहा है, तो ये लिख लिया करिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट बनता है। एचडीएफसी बैंक ने भी एनआईआईटी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। एक जो रिलेशनशिप, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, उनका एक पूल तैयार करने के लिए, ओके, उनका एक पूल तैयार करने के लिए, इसको जरा समझना। तो ये जो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, इनका एक पूल तैयार करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने एनआईआईटी लिमिटेड के साथ समझौता किया था। तो स्पेशली बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बात की जा रही है कि स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को तैयार करना है, उसके लिए एक पूल तैयार करना है, और उसके लिए एनआईआईटी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बीच में एक कोलैबोरेशन रहा था। ठीक है भाइयों? Indian Armed Forces Central Armed Police Forces conducted joint training exercise called त्रिशक्री प्रहार in North Bengal। तो भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने उत्तर बंगाल में त्रिशाकरी प्रहार नामक एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया। तो नॉर्थ बंगाल में रही थी एक्सरसाइज सीएपीएफ, ठीक है, एंड इंडियन आर्म फोर्सेस इसके द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। कहां पर हुई थी एक्सरसाइज का नाम क्या, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है इंक्लूडिंग फिजिकल एंड डिजिटल। ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत डिप्लॉय की गई है और दिसंबर 31 2022 तक ये कितनी हो चुकी है बेटा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 1.87 करोड़ 1.87 करोड़ पीआईडीएफ के तहत टोटल बेटा यहाँ पर मशीन डिप्लॉय की जा चुकी है। तो नंबर ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस, देखियो नंबर है ये, जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस है टोटल मिलाकर दिसंबर 31 2022 तक कितनी हो चुकी है, 1.87 करोड़। क्लियर है भाइयों? डन। नंबर याद रहेगा, 1.87 करोड़ टोटल डिप्लॉय हुई है। ये जो पीआईडीएफ स्कीम है इसको जनवरी 1 2021 से, एग्जैक्ट डेट याद रखना, पीआईडीएफ स्कीम है, इसको ऑपरेशनलाइज किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जनवरी 2021 से। ओके, 1 जनवरी 2021 से इसको डिप्लॉय किया जा रहा है टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स में। अब जरा यहाँ से समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, अगर इसको समझ गए ना तो काफी चीजें आपके करेक्ट हो जाएंगी। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, इतने से ज्यादा का एरिया है, लोग रहते हैं, तो ये टीयर 1 में, उतने से कम है तो टीयर 2, फिर कम, फिर टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 हो गया। ये जो स्कीम है ये T1 और T2 के लिए नहीं थी इनिशियली शुरुआत में। इसमें कहा गया कि ये टीयर 1, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 और टीयर 6 सेंटर्स जो है वहां पर पॉइंट ऑफ जो सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे फिजिकल चाहे डिजिटल, इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और स्पेशली कहा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है देश के, उनको कवर किया जाएगा। तो शुरुआत में इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और टीयर 3 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स को इसमें कवर किया जाएगा, मतलब T1 और T2 नहीं थे। आगे का ट्विस्ट समझना, अगस्त 26 2021 से एक योजना हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इन्होंने कहा कि जो पीएम स्वनिधि योजना के बेनिफिशियरी होंगे टीयर 1 और टीयर 2 में, उनको इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। भाई टीयर 1 और टीयर 2 के सभी की बात नहीं की इन्होंने कहा टीयर 1 और टीयर 2 जो भी सेंटर हैं देश में, उसमें पीएम स्वनिधि योजना के जो बेनिफिशियरी हैं उनको बेटा इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो T1 T2 कहां से उठा लिए इन्होंने, वो सब उठा लिए जो पीएम स्वनिधि में बेनिफिशियरी हैं।
आगे इन्होंने फिर क्या बोला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन है, इनको भी स्पेशल फोकस के साथ जून 9 2022 से इसमें ऐड कर दिया गया। 9 जून 2022 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्पेशल फोकस एरियाज के तौर पर इसमें ऐड किया गया। जो पीआईडीएफ का कॉर्पस है वो 788 करोड़ रुपए हो चुका है। कुल मिलाकर दिसंबर 31 2022 तक इसमें कितना पैसा है, 728 करोड़ रुपए। ओके, 613 ये नवंबर 2021 में था, अब दिसंबर 31 2022 में मेरे भाई 788 करोड़ रुपए लगभग रहा। अब ये जो कॉर्पस है इसमें कंट्रीब्यूशन किस किस का रहता है, तो ये जो कंट्रीब्यूशन रहता है पीआईडीएफ में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, इसमें रिजर्व बैंक करता है, जो ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क होते हैं वो करते हैं, और कार्ड इशूइंग बैंक के द्वारा इसको किया जाता है। क्लियर है भाइयों?